साथियों, ये हमारा एक 15 टन का एलजी पैकेज एसी है, जिसका मॉडल नंबर है LKC180503 BC03। ठीक है, और 3 फेस का है। R22 नंबर इसमें गैस है और वोल्टेज इसका है 220। ठीक है, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, हालांकि इसमें लीकेज भी है, कंप्रेसर भी खराब है और सर्विस रिक्वायरमेंट भी है। यानी वीडियो लंबा होगा, इस हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कंप्रेसर है हमारा डेड है, यानी ग्राउंडिंग है, सीरीज में ही है। तो जाहिर सी बात है कि हमको जब ये चेंज करेंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छे से फ्लश करना होगा, या हमको चेक करना होगा कि जब ये नया होगा और वो पुराना होगा तो दोनों का प्रेशर कोई ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम सीरीज कंप्रेसर को जो सीरीज कंप्रेसर में हमारा सीरीज लाइन में कंप्रेसर खराब हो जाता है, उसको कैसे चेंज करते हैं उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसमें लीकेज है इवोपरेटर साइड, यानी कूलिंग वाला साइड में, जहाँ पे हमारा कैपिलरी होती है। तो वहाँ पे माइनर लीकेज है, वहाँ से तेल निकल चुका है, तेल निकल रहा था और पूरा गैस निकल रहा था धीरे धीरे। तो लीकेज को कैसे मतलब फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये मेड इन कोरिया का है, जिसका कैपेसिटी है LRA 120, यानी LRA 120 3 फेस R22 नंबर गैस है। ठीक है, और ये हमारा नया कंप्रेसर है, LRA 120 है, R22 ही है और 3 फेस है। लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, ये मेड इन कोरिया का है और ये मेड इन चाइना का है। अभी जब हम इसको इसमें नया लगाएंगे तो यहाँ पे नया मेड इन चाइना हो जाएगा और पुराना मेड इन कोरिया हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, कैसे मतलब मेंटेन करना है, और ठीक ठाक से हमारा ये सीरीज सर्किट 1 चले, इस पर हम अच्छे तरीके से इसमें वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और जो इसका ऑपरेटर के साइड में जो लीकेज है, तो क्या लीकेज है, तो लीकेज फाइंड आउट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, इस मशीन में सर्विस रिक्वायरमेंट बनता है, मतलब फ्लशिंग के लिए रिक्वायरमेंट बनता है या नहीं बनता है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए पहले इसको हम अच्छे से समझा देते हैं कि इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर सेक्शन है, देख सकते हैं, और ये हमारा 2 कंप्रेसर एक साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट 1 हो जाता है, इसमें बीच वाला कंप्रेसर खराब है, इसको हम जा रहे हैं चेंज करने के लिए। ठीक है, तो चेंज करने का प्रोसेस यही है, सक्शन निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे, ऑयल वाला पॉइंट को खोल के ऊपर कर देंगे और नया कंप्रेसर बैठा देंगे, फिर सक्शन डिस्चार्ज को कनेक्ट कर देंगे, ब्रिजिंग कर देंगे और ऑयल वाला पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है जो दिखाने का प्रयास करूँगा। इसमें इवोपरेटर सेक्शन में लीकेज है। तो अब हम इवोपरेटर के साइड में हैं और देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लोअर होता है, और जब इधर से देखेंगे तो ये कंट्रोल पैनल है और ये हीटर सेक्शन है। और जो आपका हीटर आपको सामने दिख जाएगा, ये हीटर है, ये 18 किलोवाट का है। ठीक है, जो ठंडी में हम यूज करते हैं हीटर का। अब देखिए ब्लोअर को हमने निकाल दिया है और ब्लोअर मोटर है, हमने इसको पलट के साइड में कर दिया। लीकेज कहाँ है ये मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये सर्किट 1 है, जो भी कॉइल के पास का जो हमारा लाइन होता है वो सर्किट ए होता है, और सर्किट बी, सर्किट ए में ही हमारा लीकेज है। सर्किट ए में ही लीकेज क्यों है मैं बताने का प्रयास करूंगा। सर्किट ए में जो हमारा ये फिल्टर है, फिल्टर के बाद हमारे यहाँ 14 कैपिलरी निकल रही है, और यानी फिल्टर सर्किट 1 में हमारा 2 कंप्रेसर, तो जाहिर सी बात है उसमें कैपिलरी ज़्यादा होगी, और इसमें 9 कैपिलरी है। तो इसमें लीकेज है नीचे से, दिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। यहाँ नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल नीचे से लीकेज है, हमारा हमारा जो थ्रेड का साइज है वहाँ से लीकेज है। तो इसमें गैस है, मैं गैस और कंप्रेसर को निकाले बिना मैं उसको थोड़ा सा झाग लगा के चेक करूँगा नीचे कि लीकेज कहाँ से है। अगर लीकेज मिल जाता है तो ठीक है, वैसा नहीं मिलता है तो हमारे पास नाइट्रोजन का बड़ा सिलेंडर है, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि 300 350 के आसपास नाइट्रोजन डाल दूँ और फिर लीक टेस्ट करूँ। लीक जैसे मिल जाएगा उसको वहाँ से ब्रीजिंग करूँगा, इसको फिर फ्लशिंग का काम शुरू कर दूँगा। ठीक है, फ्लशिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि जब वहाँ से लीकेज हुआ है, नीचे से यहाँ से लीक किया है, तो वहाँ से तेल भी गिरा हुआ है। तेल का मतलब क्या है कि फिर सर्किट 1 का यानी आधा हिस्सा नीचे का सर्किट 1 है, ठीक है, उसमें उस लाइन में तेल है और कैपिलरी फिल्टर तक हमारा तेल भरा होगा। तो मैं इसको नॉर्मली फ्लश करूँगा सिर्फ नाइट्रोजन से, इसमें कोई R11 नहीं डालूंगा और कोई केमिकल नहीं डालूंगा, तो मैं सिर्फ नाइट्रोजन से फ्लश करूँगा। इसलिए हमको फ्लश करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर तेल निकला हुआ। ठीक है, तो मैं समझ गया कि कंडेंसर में और इवोपरेटर में थोड़ा बहुत तेल चढ़ गया होगा। ठीक है, तो फ्लश इसलिए करेंगे, नहीं तो अगर बिना फ्लश करने किए डालते हैं तो क्या होता है, गर्मी ठंडी के मौसम में क्या होता है, मशीन चॉकिंग में चली जाती है और गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से CS16 और CS17 आ जाता है, सर्किट ए हो या सर्किट बी में। साथियों हमारा लीकेज तो मिल गया है और लीकेज में दिखाने का प्रयास करूँगा। जब भी आप फिल्टर सेक्शन की तरफ आते हैं, ये हमारा फिल्टर वाला एरिया है, यानी ये सामने वाला हमारा कूलिंग कॉइल है, यानी इवोपरेटर कॉइल है। और इधर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से ऊपर जो है सर्किट बी का हमारा कॉइल आता है,
और यहाँ से लगभग नीचे हमारा सर्किट ए का आता है। और लीकेज कहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, देख सकते हैं यहाँ से कैपिलरी 1 है और कैपिलरी 2, इसमें इस वाले कैपिलरी में लीकेज है यहाँ से। और मैं थोड़ा सा फेरी डाल के चेक करने का प्रयास करूँगा। देखिए इसमें नहीं, इसमें हमने मार्किंग मार दिया, यहाँ पे देख सकते हैं हमने मार्किंग को अच्छे से मार दिया, ठीक है। और इसी में आगे से लीकेज है, तो चलिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं वो लीकेज दिख रहा है सामने, यानी इस लाइन में आगे दिख रहा है कैपिलरी पे, ज्वाइंट पे ही है। तो हम क्या करेंगे, पूरा गैस निकाल देंगे। अब तो गैस निकल ही रहा है हमारा, ठीक है, गैस निकल रहा है तो हम गैस को पूरा निकाल देंगे। और मैं करूँगा क्या, इस लाइन को, ये जो लाइन है यहाँ से हीट करके बाहर निकाल दूँ और निकाल के आगे ले लूँगा, ठीक है। कैपिलरी को मैं कोशिश, हालांकि कैपिलरी है, ज़्यादा हीट करेंगे तो माल अंदर घुस जाएगा, ठीक है, तो फिर ये कैपिलरी ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बाहर यहाँ से निकाल के बाहर कर लूँ और फिर इसमें माल चढ़ा के फिर इसमें लगा के फिर अच्छे से इसको ब्रीजिंग कर दूँ, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा काम करते हैं। देख सकते हैं लीकेज बहुत खतरनाक है, माइनर लीकिंग नहीं है, ज़्यादा लीकेज है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, ठीक है। साथियों अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका जो इवोपरेटर साइज है इधर से कैपिलरी से लीकेज है, तो यहाँ से हम माल तो भर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होगा कि कैपिलरी हो सकता है वो ब्लॉक हो जाए, मुझे डाउट ऐसा लग रहा है। मैं जो लाइन हमारा लीकेज है उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा और इसको पीछे खींच के बाहर से कैपिलरी को जो लीकेज है उसको काट के बाहर फेंक दूंगा और फिर इसमें चढ़ा दूंगा लाइन, ठीक है। यानी यहाँ पे माल ना मार के इसको मैं बाहर करूँगा ताकि हमारा जो लीकेज का जो दूसरा चांस है वो फिर ना हो, ठीक है। ठीक है, हमारा यहाँ से अब निकल गया है। अब इसको हम पीछे उसका कैपिलरी काट के फिर निकाल के लगाएंगे। ये हमारा लाइन है जिसको मैं निकाला हूँ, ये कैपिलरी लाइन है और इसमें कैपिलरी इन हो रही है, तो जहाँ इन हो रही है वहीं बेंड पे ही हमारा लीकेज है। तो मैं इसको उधर दूसरे साइड से खींच के जहाँ से लीकेज है उसको कोशिश करूँगा वहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको काट के उस कैपिलरी को अंदर फिर घुसा देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं दूसरे साइड हम। ये हमारा कैपिलरी लाइन है और ये 3/8 का साइज़ है। लीकेज कहाँ से, ये जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से माइनर लीकेज था, लेकिन प्रेशर वेपर में आ रहा था तो समझ में आ रहा था कि यहाँ से लीकेज। अब मैं हालांकि मैं वहीं पे लगे लगे यहाँ पे माल चढ़ा सकता था, लेकिन मुझे डाउट ये था कि अगर ये ज़्यादा लीक होगा, ज़्यादा फटा होगा, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल दिखता नहीं है, सिर्फ एयर दिखती है, तो जैसे माल चढ़ाऊँगा वो माल इस कैपिलरी के अंदर चला जाएगा, भर जाएगा। तो मैं अभी इसमें करने क्या जा रहा हूँ कि इसको हीट करूँगा, हीट करके हल्का सा माल टच कर दूंगा और जैसा टच होगा थोड़ा सूख जाएगा, उसके ऊपर से माल हम थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे, ठीक है। तो मैं श्योर रहूँगा कि यहाँ से लीकेज हमारा नहीं है। और एक चीज़ है, जब ये माल भर दूंगा तो मैं नाइट्रोजन का प्रेशर डालूंगा और यहाँ से निकलेगा तो समझ जाएंगे कि हमारा जो कॉपर जो ब्रीजिंग है वो बिल्कुल 100% ठीक ठाक है, कोई दिक्कत। अभी देखिए जो कैपिलरी लीक था उसी कैपिलरी को मैं हीट कर रहा हूँ और हीट जैसे होगा हल्का सा माल ऐसा ड्रॉप चढ़ा देंगे ताकि जो माइनर लीकेज है वो सिर्फ बेंड होने की वजह से यहाँ से कैपिलरी लीक किया है, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत कम कंप्लेन आता है इस तरह का लीकेज का। हालांकि इसी मशीन में ये तीसरा कंप्लेन है, लेकिन दूसरे कॉइल में, दूसरे अपना कैपिलरी में, ठीक है, सर्किट 1 में ही। तो चलिए यहाँ पे जैसे हीट होगा, चलिए जैसे हीट होगा हम हल्के से माल को चढ़ा देंगे, ठीक है। हालांकि ये माल थोड़ा सा इसको और हीट करके माल थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दे रहे हैं। और ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, इसको कॉइल में ब्रीजिंग करने से पहले ही नाइट्रोजन डाल के इसको ठीक से चेक कर लूँ। मैं श्योर हूँ कि लीकेज सक्सेसफुल होगा। ठीक है, हमने इसको ब्रीजिंग कर दिया। अब इसको फिर से हम लगाने से पहले इस पर नाइट्रोजन डाल के यहाँ से एयर चेक कर लेंगे। अगर यहाँ से एयर निकलेगा तो समझ जाएंगे हमारा कि ये जो हमारा ब्रीजिंग है 100% सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि अगर हम इसको लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हमको बाद में पता नहीं चला कि कैपिलरी लाइन यहाँ ब्लॉक हुआ है या ओपन है, क्योंकि अंदर चला जाएगा तो फिर यहाँ से हम प्रेशर हाथ लगा कर चेक नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास चांस है कि हम इसको नाइट्रोजन डाल के यहाँ से अगर हल्का भी एयर फ्लो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एयर फ्लो होना चाहिए,
ठीक है, तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि यहाँ से लीकेज नहीं है। साथियों, अभी मैं सिस्टम में नाइट्रोजन डाल रहा हूँ और ये देख सकते हैं हमारे पास ये नाइट्रोजन का लाइन है, नीचे से आ रहा है, बड़ा सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है हम छत पर नहीं उठा सकते हैं। और ये नाइट्रोजन जा रहा है हमारा, देखिए सेंटर वाला लाइन से, यहाँ पे अक्सर हम येलो लाइन लगाते हैं तो येलो वाला लाइन मैं नीचे लगाया हूँ और ये मैं हाई साइड से डाल रहा हूँ, यानी ब्लू वाला लाइन हाई साइड में लगा हुआ है। और ये जा कहाँ से रहा है देख सकते हैं, सक्शन लाइन से, ये हमारा सक्शन वाला लाइन है तो यहाँ से इन हो रहा है नाइट्रोजन। डिस्चार्ज लाइन हमारा डेड है, मतलब वहाँ पिन लगा हुआ। अब देखिए जो मैंने ब्रीजिंग किया कैपिलरी को, वो हमारा कैपिलरी यहाँ पे हमने ब्रीजिंग करके लगा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लगाने के बाद ये कंफर्म नहीं होता था कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया या ओपन है। तो मैं यहाँ से पहचान सकता हूँ, यहाँ से एयर का फ्लो है, यहाँ से मैं पहचान सकता हूँ कि एयर का फ्लो है। इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन डाल रहा हूँ वो यहाँ से कैपिलरी से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, जो इवोपरेटर में जाता है। मैं श्योर हूँ लीकेज हमारा खत्म हो गया। अब मैं इसको कॉयल इवोपरेटर कॉयल में लगा के चारों तरफ से माल चढ़ा दूंगा, फिर हमारा ये लीकेज का जो हमारा इशू था खत्म हो जाएगा। फिर हमारा फ्लशिंग का काम आता है, तो देखते हैं फ्लशिंग के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा। ये साथियों, जो हमारा कैपिलरी लीकेज था वो ये वाला कैपिलरी है, देख सकते हैं ये निकला हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा हुआ था। तो मैं उधर से फाइनल करके मैं यहाँ पे फिर से लेके आ गया हूँ। थोड़ा सा इसको हीट करूँगा पाइप को, ये अंदर चला जाएगा, फिर इसके ऊपर हम कॉपर माल चढ़ा देंगे। तो चलिए हम इसको हीट करके माल चढ़ा देते हैं। हालांकि जो कन्फ्यूजन था हमारा वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ब्रीजिंग करने के बाद अगर डाउट होता है कि यार कैपिलरी तो लीकेज का तो हमारा इशू था वो ख़त्म हो गया, लेकिन लाइन ब्लॉक हो गया। तो हमने दोनों चीज़ को फाइनल कर दिया। गैस का फ्लो हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हमारा दूसरा पाइप ओवरहीट ना हो, ठीक है। चलिए, ये जैसे ही पाइप हमारा हीट हुआ, पाइप अंदर चला गया और मैं कोशिश करूँ, हालांकि फ्लो और कम करना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लो है। हल्की फ्लो पे मैं हीट करूँगा उसको। ये वाला हमारा जो लाइन है इसको मैंने फाइनल किया, ब्रीजिंग लीकेज यही था, हमने ब्रीजिंग कर दिया, अब हमारा फाइनल हो गया। अब क्या है कि हमारा सर्किट 1 पूरी तरीके से क्लोज है। हालांकि कंप्रेसर मैं निकाला नहीं हूँ, इसलिए कि जब तक लीकेज हमारा फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैं कंप्रेसर नहीं निकालूंगा। अभी देखिए कंप्रेसर यहाँ से कोई पाइप हमारा डिस्कनेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से सक्शन लाइन से नाइट्रोजन 200-250 के आसपास डालूंगा। फिर जो हम जहाँ पर लीकेज हमने सॉल्व किया है वहाँ पर लीकेज टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं सक्शन को निकाल दूंगा यहाँ से और डिस्चार्ज को वहाँ से निकालूंगा, थोड़ा सा फ्लश करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो तेल है वो निकल जाएगा तो हमारे लिए जो नया कंप्रेसर है उसका गैस का सर्कुलेशन और लोड और एम्पियर कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले लीक टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सिर्फ सक्शन और डिस्चार्ज को फ्लशिंग को कैसे करेंगे इस चीज़ को मैं शो करूँगा। अभी देखिए कैपिलरी को लीकेज सॉल्व करने के बाद उसको पुनः इवोपरेटर में लगा देने के बाद हमारा फिर से हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि वो जो लगाया हूँ कैपिलरी और इवोपरेटर में वो फाइनली ठीक ठाक लगा है कि नहीं, या फिर से लीकेज है। जिस लीकेज को हमने सॉल्व कर दिया उसके बाद भी कोई लीकेज तो नहीं है ना, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे मशीन में नाइट्रोजन डालेंगे 200-250 के आसपास। मैं क्या किया हूँ देखिए, इस मशीन में हम नाइट्रोजन फिर से डाल दिया हूँ और नाइट्रोजन डालने का वही प्रोसेस है, हमने हाई साइड से डाला है और 200 पे होल्ड है। 200 पे होल्ड है कि मतलब क्या है कि जिस सर्किट का पे काम कर रहा हूँ सर्किट 1 पे, इसमें नाइट्रोजन 200 जा चुका है और मैं इसको लीक टेस्ट करूँगा जहाँ पे लीकेज था। तो चलिए हम इवोपरेटर के पास चलते हैं, वहाँ लीक टेस्ट करते हैं। ये है हमारा इवोपरेटर सेक्शन,
जहाँ पे हमने लीकेज का सॉल्व किया है, ये वाला पॉइंट है। मैं हालांकि फेरी हमारे पास है, तो मैं कोशिश करूँगा ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा फेरी से भिगो दूँ, और 200 तक, अगर 200 200 150 300 तक अगर प्रेशर होता है तो बहुत बेहतरीन प्रेशर यहाँ से फेंकेगा। हालांकि मैं अपने तरफ से एकदम श्योर हूँ कि लीकेज का कोई चांस नहीं है, ठीक है। हालांकि कैमरा और अंदर नहीं घुमा सकता क्योंकि दिक्कत होगा, बट मैं श्योर हूँ अपने तरफ से कि लीकेज नहीं है। हालांकि लास्ट टाइम में देखिए, इस बार तो यहाँ से लीकेज है, पिछली बार यहाँ से लीकेज था, वो भी यहीं से लीकेज था, जहाँ से बेंड है कैपिलरी का, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से श्योर हूँ कि अब कोई लीकेज नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कोई लीकेज के चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, नाइट्रोजन को निकाल के फिर फ्लशिंग का काम करूँगा। फ्लशिंग इसलिए करूँगा कि अगर इवोपरेटर के पास से तेल निकलता है तो आप समझ जाइए कि कंप्रेसर का तेल कंडेंसर कॉइल में आया हुआ होगा, और कंडेंसर कॉइल का तेल इवोपरेटर में आया होगा, यानी तेल ने लंबा सफ़र तय किया, जिसके वजह से हमारा इस जिस सर्किट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें तेल आ चुका है। तो अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन से फ्लश करेंगे तो कम से कम अगर 50% 40% तेल बाहर निकल जाता है तो एक बहुत बड़ा मायने है, एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट होगा गैस सर्कुलेशन में, ठीक है, जो बेस्ट मेरे ख्याल से सर्कुलेशन कराएगा, ठीक है। नाइट जब तेल निकल जाएगा तो इसलिए हमको फ्लश करना जरूरी है जब तेल चढ़ जाता है मशीन में, तो ठीक है साथियों। हमने लीक टेस्ट कर लिया, अब हमारा काम क्या है, फ्लशिंग का। तो फ्लशिंग के लिए जिस सर्किट में मैं काम कर रहा हूँ उस सर्किट का सक्शन को मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसके सर्किट के सक्शन को हीट करके निकाल दूंगा। यहाँ पे हमको फ्लशिंग वाला वाल लगाना है, तो इसको मैं अच्छे से हीट कर लूँगा। हालांकि ये 7/8 का साइज़ है, सॉरी 1/8 का साइज़ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इसको। इसको जैसे हीट करेंगे ये हमारा जॉइंट छोड़ देगा, और जो प्रॉपर हीट हो जाएगा तो समझ जाइए कि हमारा ये साइड से निकल जाएगा। चलिए, ये हमारा सक्शन निकल गया। अब हम डिस्चार्ज को यहाँ से निकालेंगे। डिस्चार्ज को भी आसानी से निकाल देंगे यहाँ से। इसको भी हम जो नीचे का लाइन है उसको हीट करेंगे, और पाइप वाला अपने आप हीट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, डिस्चार्ज हीट करने से पहले यहाँ पे एक जो चार्जिंग वाल है वहाँ से मैंने पिन को निकाल दिया है, ताकि जो हीट एयर यहाँ से रिलीज होता रहे, ठीक है, और वो वाल ख़राब ना हो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। चलिए, ये भी लगभग हीट हो गया है, ठीक है। हमारा ये भी डिस्चार्ज लाइन निकल गया। अभी देखिए साथियों, मैं फ्लशिंग के लिए मैं वाल लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा एक साइज़ आएगा 5/8 का, यही साइज़ उसके अंदर जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको ब्रीजिंग कर देंगे तो ये पाइप उसके अंदर चला जाएगा। इसको हम चारों साइड से माला अच्छे से लगा देंगे, ताकि जब हम उसमें लगाएं तो यहाँ से लीक ना करे। नाइट्रोजन यहाँ से लीक करेगा तो फिर मेरा डबल काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको माल ज़्यादा चढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा ये माल चढ़ा गया। अब उसको उसमें हम लगाएंगे, ठीक है। ये लगाने जा रहा हूँ डिस्चार्ज लाइन में, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन में हम इसको इन कर देंगे धीरे से। चलिए, यह यहाँ पे इन हो गया, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ हीट करके माल चढ़ा देंगे। काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट हमारा प्रयास रहता है कि मशीन को जब हम फ्लशिंग करें तो अच्छे से फ्लश करें, ताकि ठंडी के मौसम में हमारा कोई ज़्यादा इशू ना हो, या गर्मी के मौसम में फिर से, ठीक है, या कोई प्रेशर का इशू ना क्रिएट हो, ठीक है।
इधर से चारों तरफ संभाल चढ़ा दो। इसी में हवा भी बह रहा है तो गैस का फ्लो ठीक नहीं है। चलिए मैं श्योर हूँ कि ये माल अच्छे से चढ़ गया और ये लाइन ओके हो गया। अभी डिस्चार्ज हमारा फाइनल हो गया, वैक्यूम रेडी हो गया, सॉरी फ्लशिंग के लिए। अब मैं सक्शन वाले लाइन को मैं हीट कर रहा हूँ और ये दूसरा वाल है, इसको अंदर में इन कर दूंगा। चलिए ये लगभग पकड़ने के कगार पे है। हालांकि यहीं पे हमारा वायरिंग सब है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं वायरिंग हमारा वायर का तार वार न जले। ठीक है, इसलिए हमने वायर को साइड में बांध दिया है। ओके अभी हमारा सक्शन भी हो गया। अभी देखिए मैं सीरीज वाला कंप्रेसर यानी सीरीज वाला लाइन को फ्लशिंग करने जा रहा हूँ। और फ्लशिंग के लिए देखिए हमने किया क्या है, ये दो कंप्रेसर हमारा सीरीज में है, इसका सक्शन ये है और इसका डिस्चार्ज वो नीचे से आ रहा है। तो मैं क्या किया हूँ, सक्शन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ से वाल लगा दिया हूँ, हमारा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, और इसी का डिस्चार्ज लाइन है हमारा यहाँ पे है, तो हमको डिस्कनेक्ट करके डिस्चार्ज लाइन से हमने वाल लगा दिया यहाँ पे। और ये वाल इतना काम का है कि इसमें 600 650 psi प्रेशर को हम होल्ड कर सकते हैं। अब हमारा क्या है कि ये सक्शन और डिस्चार्ज दोनों हमारा वाल से जुड़ गया है। अगर मैं इधर से प्रेशर डालूंगा सक्शन से तो ये प्रेशर इधर से आएगा और मैं 650 तक होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि 200 तक या 250 या 300 तक होल्ड करके 2-3 बार इधर से और 2-3 बार उधर से नाइट्रोजन डाल के फिर मैं इधर से फ्लश करूँ। इसका मतलब क्या है कि जब हम सक्शन से डालेंगे तो कैपिलरी के ऊपर जो फिल्टर लगा होता है, फिल्टर का कचरा और जो कार्बन पार्टिकल इधर से निकल जाएगा। ठीक है, और जब हम इधर से डालेंगे तो जो हमारे इवोपरेटर के अंदर जो तेल चढ़ गया है वो, और जो कार्बन हल्का हल्का लिक्विड में होगा वो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, यानी दोनों साइड से हम फ्लश करेंगे ताकि हमारा जो गैस का सर्कुलेशन है कंप्रेसर इंस्टॉलेशन के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। तो चलिए हम नाइट्रोजन डाल के इसको फ्लश करते हैं। देखिए साथियों, मैं फ्लशिंग करने जा रहा हूँ। फ्लशिंग के लिए प्रोसेस क्या है इसका, मैं पहला फ्लश जो है डिस्चार्ज लाइन से गैस डालूंगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से इवोपरेटर में जाएगा, इवोपरेटर से फिर सक्शन में जो आता है ना, सक्शन में आता है वो सक्शन से आएगा। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ से करीबन 200-150 के आसपास होल्ड करके इसको, चलिए यहाँ से हम खोल देते हैं थोड़ा सा। ये कुछ जो तेल वेल है हमारा निकल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में है। ओ तरीके, इसमें कचरा निकल रहा है, कार्बन पार्टिकल निकल रहा है। कार्बन पार्टिकल का मतलब, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, कार्बन और कॉपर, वो चीज़ मेन चीज़ है, वो लाइन को ब्लॉक कर देता है, कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है। इसलिए मैं हाथ लगा के चेक करना जरूरी है मुझे। चलिए अब इस बार कम निकला, इस बार कम निकला, इस बार ना के बराबर निकला। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसको 2-3 बार और फ्लश करेंगे। इस बार ना के बराबर निकला।
इस बार भी ना के बराबर निकला। अब मैं क्या करूँगा, जो नाइट्रोजन का लाइन है मैं अब सक्शन साइड से डालूँगा। सक्शन साइड से डालना इसलिए इस मशीन में एलजी पैकेज ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा फिल्टर लगा होता है इवोपरेटर के पास, वहाँ पे जो हमारा जो कार्बन पार्टिकल फिल्टर में अटका होता है या फंसा होता है, वो चीज़ निकलेगा हमारा डिस्चार्ज वाले वाल से। ठीक है, अब ये सक्शन से जा रहा है, इवोपरेटर में जाएगा, इवोपरेटर से कैपिलरी में, कैपिलरी से फिल्टर के पास जो कचरा होगा वो हमारा बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कार्बन पार्टिकल निकलेगा क्योंकि वो फिल्टर जब छान देता है तो वहाँ से हमको ओ तरीके खतरनाक काफ़ी अच्छा कार्बन पार्टिकल निकला। हालांकि देख सकता हूँ मैं, ये जो मेरा हाथ है ये इस पर छोटे छोटे कार्बन का टुकड़ा और कॉपर का भी टुकड़ा हमका सट जा रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है सक्शन से डाल के डिस्चार्ज से फ्लश करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है एलजी पैकेज एसी में। ठीक है, तो अभी मैं इसको बार बार करूँगा, ये करूँगा तो कार्बन हमारा जो कार्बन है फिल्टर के पास वो अधिक से अधिक बाहर आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीजिंग ठीक से नहीं हो पाया, तो नाइट्रोजन यहाँ से थोड़ा सा रिलीज हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, हमको सिर्फ कार्बन पार्टिकल निकालना है और मैक्सिमम जो कचरा वो निकाल देना, जो ठोस हो। लिक्विड में तो थोड़ा सा वो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा और तेज कर दे रहा हूँ। अभी जो है हमारा 200 से ऊपर गया। वाह, ये देख सकते हैं तेल, खतरनाक तेल ये तेल निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो तेल है ना मशीन की माँ बहन कर देता है, कसम से बता रहा हूँ। एलजी पैकेज एसी में अधिकतर हम लोग प्रेशर, हाई प्रेशर, ठंडी के मौसम में मशीन ठीक चलता है, लेकिन गर्मी आते ही साला बहुत दिक्कत करता है। ओह वाह, अमेजिंग, तेल भी आया और कार्बन का टुकड़ा एक खतरनाक मेरे यहाँ पे छर्रे जैसा लगा। ठीक है, तो मैं श्योर हूँ कि अब जो मशीन चलेगा चकाचक चलेगा, क्योंकि इसमें है क्या कि अगर तेल बाहर निकल जाता है, कार्बन बाहर निकल जाता है, तो हमको प्रेशर भी देखना होगा। खतरनाक रे भाई, खतरनाक, इस बार भी छर्रा निकला यार। मशीन में कसम से बता रहा हूँ, जितने भी साथी मेरे एलजी पैकेज पे काम करते हैं, आप सक्शन से डाल कर डिस्चार्ज से गैस निकालेंगे, प्लस करेंगे ना, तो मशीन इतना खतरनाक चलेगा कि पूछिए मत। अभी मैं 200 तक प्रेशर डाल रहा हूँ और लिक्विड साइड से रिलीज कर रहा हूँ। बेहतरीन यार, इसमें जो तेल आ रहा है, जो कार्बन के कॉपर का जो टुकड़ा दिखा रहा है मेरे को, छर्रे मार रहा। प्रेशर इसीलिए हाई होता है, जब 15 टन का मशीन में सीरीज का जो कंप्रेसर होता है, अगर हाई प्रेशर में जाता है सक्शन आपका 50-55 दिखाएगा हाई, और हाई साइड में कितना दिखाएगा डिस्चार्ज में, 350-300। वो क्या है, वो ये तेल है, ये जो निकल रहा है कचरा, वही मेन रीजन है। ठीक है, यार मशीन की तो लाइफ बन जाएगी मेरे ख्याल से, मेरा मानना है। और जिस तरीके से मैं इसको फ्लश कर रहा हूँ, और कार्बन का छर्रा मेरे हाथ पे लग रहा है। देखिए, जब भी आप मशीन को फ्लश करते हैं तो हाथ सामने रखते हैं ना, तो कार्बन का छर्रा आपके हाथों पे लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिल्टर के पास हमारा जो कार्बन रुक जाता है या छोटा छोटा कॉपर का टुकड़ा जाकर फंस जाता है, वो यहाँ से निकल रहा है। अभी मैं सिर्फ नाइट्रोजन डाल रहा हूँ, R11 डालता तो ये तो पूरा जैसे लगता है कि पूरा तेल फैक्ट्री से तेल निकल रहा है, ऐसा दिखाता। तो चलिए सिर्फ नाइट्रोजन ही मारे। R11 डालने से थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, बट मैं R11 डालने का मैं मूड में नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ नाइट्रोजन डाला हूँ, और बड़ा नाइट्रोजन का सिलेंडर है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए बिंदास मैं इसको फ्लश कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार कॉपर का टुकड़ा नहीं दिखा, कार्बन भी नहीं मेरे हाथ में आया, सिर्फ तेल आ रहा है। तेल तो ज़्यादा आ रहा है, मैं श्योर हूँ।
एक चीज़ मैं काम करूँगा, ये फ्लशिंग तक ही मैं दिखाऊँगा, आगे का प्रोसेस मैं इसलिए नहीं दिखाऊँगा कि आगे सिर्फ कनेक्ट करके कंप्रेसर चेंज करना, वैक्यूम करके गैस डालना, ये सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन मशीन में जब तेल चढ़ जाता है तो कैसे फ्लश करता है, मशीन हाई एम्पियर में जाता है, हाई प्रेशर में जाता है, तो हाई प्रेशर में जाता है तो कैसे फ्लश करता है वो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सीनियर हो या जूनियर टेक्नीशियन के लिए। क्योंकि जब भी मशीन पर आप काम करेंगे तो वहाँ पे सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता है, आपके पास हुनर है तो आप जूनियर होकर भी अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, अब चलिए मैं इसको 2-3 बार और फ्लश करूँगा। हालांकि यार तेल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा मशीन का तेल अंदर घुस गया है। ठीक है, मेरा माइक चल रहा है, कभी कभी होता है कि मैं बिना माइक का भी आवाज़ बक 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 करते रहता हूँ, तो मैं इतना ध्यान रखूँ। तेल ज़्यादा निकला, तेल ज़्यादा निकला, मैं इससे 100% श्योर हूँ कि जब गैस डालूंगा तो गैस का सर्कुलेशन 100% नहीं होगा, फिर भी 95% जरूर होगा, पक्का मेरा मानना है। क्योंकि ये जो तेल निकला है ना, ये तेल लाइन से निकला है, कंप्रेसर से नहीं निकला है। ये सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और हमारा इवोपरेटर, कूलिंग कंडेंसर कॉयल। वाह रे वाह, आजा, जितना कचरा है आजा, जल्दी आजा, फटाफट आजा। क्योंकि अब मैं इसको इतना डिस्चार्ज लाइन से फ्लश, सॉरी सक्शन से डाल के डिस्चार्ज लाइन से फ्लश करूँगा, उसके बाद 1-2 लाइन डिस्चार्ज से डाल के इसको इधर से फ्लश करूँगा। क्योंकि कभी कभी इधर का कार्बन पार्टिकल या कॉपर जाकर अंदर फंस जाएगा कैपिलरी में, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन। अभी बिना R11 का फ्लश करूँ तब ये हाल है, जब R11 से फ्लश करता तो क्या हाल होता है समझिए। कभी कभी हम लोग R11 डालने से डालकर R22 डाल देते हैं 2 लाइन, उसके बाद जब मारते हैं तो ऐसा लगता है कि धुआं फेंक रहा है। धुआं जो तेल है ना पूरा खतरनाक, पूरा नीट एंड क्लीन कर देता है अंदर से। मस्त तेल निकल रहा है बाबा, कितना तेल निकलेगा। चलिए मैं 2-3 लाइन और फ्लश करूँगा, पता चला कि हमारा नाइट्रोजन ही खत्म हो गया, तो फिर हमारा लीक टेस्ट के लिए भी हमारे पास नाइट्रोजन नहीं रहेगा। तो मैं इतना मैक्सिमम श्योर हूँ कि इतना हमारा बहुत है। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये 2-3 बार और मार लेते हैं। हर बार में तेल भर जा रहा है मेरा हाथ, इसका मतलब क्या है कि कंडेंसर में भी तेल भरा था, इवोपरेटर में भी तेल पहुंच गया था, तभी तो इवोपरेटर में जहाँ पे कैपिलरी लीकेज था वहाँ से तेल निकल रहा था। इवोपरेटर में अगर कहीं से लीकेज, अगर वहाँ से तेल निकल रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि कंप्रेसर का जो तेल है वो इतना लंबा जर्नी ट्रेवल किया है, मतलब सफ़र किया है कि कैपिलरी में गया, सॉरी कंडेंसर में गया है, कंडेंसर के बाद कैपिलरी में गया है, फिल्टर में गया है, उसके बाद इवोपरेटर में गया है। ये मेन चीज़ है। तो ये तेल का जो सफ़र है ना मशीन का, मतलब हाई प्रेशर में बढ़ाएगा। गर्मी के मौसम में तार जलने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है ये। ठीक है, तो चलिए हम यहीं तक वीडियो को शूट करते हैं कि अगर मशीन में हाई एम्पियर है, हाई प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, तेल चढ़ गया, तो कैसे फ्लश करते हैं, इस प्रोसेस को अपनाना जरूरी है। यही प्रोसेस हर टेक्नीशियन के लिए मेरे ख्याल से एक जड़ी बूटी का काम आएगा। अधिकतर साथी कभी कभी पूछते हैं कि यार मेरा मशीन में हाई प्रेशर चढ़ा गया, लो साइड 55 है बट हाई साइड में 300, 350, 400 पहुंच जा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। यही रीज़न है, जब मशीन में तेल चढ़ जाएगा, फिल्टर में कार्बन पार्टिकल या कॉपर पार्टिकल जब जाकर फंस जाएगा तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। कंडेंसर में हाई एम्पियर होगा और हाई साइड में आपको जाहिर सी बात है प्रेशर 350 से ऊपर दिखाएगा। और उसका बड़ा साइड इफेक्ट क्या होगा कि हाई एम्पियर जाके जब मशीन हमारा लोडिंग में जाएगा तो कंप्रेसर का टर्मिनल हीट करेगा या मेन टर्मिनल हीट करेगा, बाद में तार जल जाएगा। समझे, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक एलजी पैकेज पे काम करने वाले, एलजी पैकेज ही नहीं, किसी भी पैकेज एसी पर या एसी पे काम करने वाले जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि तेल और ब्लॉकिंग, ये हाई प्रेशर, हाई एम्पियर तार जलाने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी लास्ट मार रहा हूँ, लास्ट फ्लशिंग है। खलास।